वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोथेरेपेटिक्स के टॉपिक स्केबीज़ के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्केबीज़ क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी कॉजेज़ क्या क्या है, इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्केबीज़ के वर्ड की मीनिंग को समझ लेते हैं कि स्केबीज़ के वर्ड का मतलब क्या होता है। तो ये जो स्केबीज़ वर्ड है वो मिलके बना है लैटिन वर्ड से, जिस लैटिन वर्ड स्क्रैबर से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है स्क्रच। तो स्क्रच करना जैसे कहीं पे रगड़ना, ये होता है इसका लैटिन वर्ड का मतलब। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो स्केबीज़ की डेफिनेशन क्या है? स्केबीज़ की डेफिनेशन है, स्केबीज़ इज एन इची स्किन कंडीशन कॉज्ड बाय द टीनी बोरोइंग माइट्स कॉल्ड सार्कोप्टीज स्केबी विच प्रोड्यूस स्मॉल रेड बम्प्स। तो ये जो स्केबीज़ की डिज़ीज़ है बेसिकली ये एक डर्मेटोलॉजिकल डिज़ीज़ है, यानी ये स्किन डिज़ीज़ है। जैसा कि हमने आपको एक और स्किन डिज़ीज़ पढ़ाई हुई है सिरोसिस, तो वो भी एक स्किन डिज़ीज़ थी और स्केबीज़ भी एक टाइप की स्किन डिज़ीज़ है। अब ये जो स्केबीज़ की जो डिज़ीज़ है वो क्या है? वो एक ईची स्किन कंडीशन है। ईची स्किन कंडीशन का मतलब, जैसे कि ईचिंग का मतलब क्या होता है? खुजली होना। तो ये जो डिज़ीज़ है इसमें क्या होता है? इसमें स्किन में खुजली होती है, इसमें स्किन में ईचिंग होती है, खुजली होती है। और ये खुजली किसकी वजह से होती है? ये खुजली कॉज्ड बाय द टीनी बोरोइंग माइट। मतलब का क्या होता है? टीनी बोरोइंग माइट्स का मतलब है, टीनी मतलब छोटा, बोरोइंग का मतलब गड्ढा करना, सुराख बनाना, और माइट्स का मतलब होता है घुन। घुन समझते हो आप? जैसे कि आपने गेहूं में घुन लगे हुए देखे होंगे, जो गेहूं में छोटे छोटे घुन लग जाते हैं, तो वो घुन क्या करते हैं? वो गेहूं में होल करते हैं, गेहूं में छेद करके गेहूं को, जो गेहूं होता है उसको क्या करते हैं? उसको होल करते हैं और उसको खाते हैं। सेम वैसे ही जो ये जो स्किन डिजीज़ है स्केबीज़, इसमें क्या होता है? इसमें इस स्किन की डिज़ीज़ में ईचिंग होती है, और वो स्किन की जो ईचिंग हो रही है वो टीनी बोरोइंग माइट्स के कारण होती है। और ये जो टीनी बोरोइंग माइट्स यानी कि छोटा घुन जो कि सुराख बनाता है, जो कि खुरेदता है स्किन को, और वो जो माइट्स है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सार्कोप्टीज स्केबी, जिसकी वजह से इसका नाम स्केबीज़ पड़ा हुआ है। तो ये इस डिज़ीज़ में क्या होगा? इस डिज़ीज़ में जो स्किन होती है, जैसे ये आपकी स्किन है, तो इस स्किन में वो जो माइट्स होते हैं वो अंदर जाएंगे। माइट्स आपकी स्किन के अंदर जाने के बाद वो स्किन में, जैसे कि टनल बनाना, टनल होता है ना, टनल ज़मीन की जो नीचे टनल होता है, तो उसी तरीके से ये एक टनल बनाएंगे, यानी कि स्किन को नीचे से क्या करेंगे? खुरेदते हुए जाएंगे, खाने लगेंगे उस स्किन को, और एक टनल की जैसे मतलब गड्ढा बना करके वो स्किन में पेनिट्रेट करेंगे, और जिसकी वजह से उस एरिया में जहाँ पर भी ये इन्फेक्शन होगा वहाँ पे इचिंग होगी। और वो इचिंग का कारण कौन है? सार्कोप्टीज स्केबी। इसी की वजह से इसका नाम स्केबीज़ पड़ा हुआ है। और जब ये कंडीशन होगी तो विच प्रोड्यूस स्मॉल रेड बम्प्स। स्मॉल रेड बम्प्स मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपने पिंपल्स देखे हैं, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, तो उसी की तरह जब ये जिस एरिया में ये होगा वो क्या करेगा? वहाँ पे स्मॉल छोटे से बम्प्स प्रोड्यूस करेगा। और वो बम्प्स कैसे लगेंगे? जैसे पिंपल लगता है ना, पिंपल्स, वैसे ये अपीयर होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? माइट्स लीव इन द फोल्ड एंड नैरो क्रैक्स ऑफ द स्किन कॉमन साइट ऑफ द इन्फेक्शन। तो ये जो माइट्स होते हैं, यानी ये जो स्केबीज़ है, ये जो है, ये क्या है? ये जो माइट्स होते हैं ये एक तरीके के जो स्किन के, आप बोल सकते हो कि घुन होते हैं। स्किन के जो माइट्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये जो माइट्स होते हैं वो स्किन के फोल्ड में रहते हैं, और वो जो क्रैक होते हैं स्किन की, दरारें जो होती हैं स्किन की, वहाँ ये रहते हैं। और ये जो इनका साइट ऑफ इन्फेक्शन है वो कौन सी जगह है? वो स्किन की फोल्ड्स हैं और स्किन की दरारें हैं। जैसे कि जहाँ जहाँ पर भी स्किन में क्रैक्स पाए जाते हैं, जहाँ पे भी क्रैक्स पाए जाएंगे, जहाँ पे फोल्डिंग होती है स्किन में, वहाँ पे ये माइट्स
इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। जैसे कि कहाँ कहाँ पे स्किन में क्रैक्स पाए जाते हैं या फिर कहाँ पे स्किन फोल्ड होती है। जैसे कि आपका एरिया फोल्ड हो रहा है, ये हो गया, ये फिंगर फोल्ड हो रही है तो यहाँ का स्पेस हो गया, ये एरिया हो गया, आपके लेग्स के पार्ट में हो गया, कोहनी हो गई। जितनी भी जगह पे फोल्डिंग्स हैं, जितने जगह पे स्किन मुड़ती है, जितने जगह पे जब स्किन मुड़ती है तो वहाँ पे आप देखिए एक निशान सा आपको दिखेगा। जैसे आपके यहाँ पे निशान दिख रहा होगा, आपको आपके यहाँ पे निशान दिखता है तो वो जगह जहाँ पे वो जो आपकी बॉडी का जो पार्ट्स फोल्ड हो जाता है वहाँ पे उस दरारों में ये माइट्स पाए जाते हैं। उनका साइट ऑफ इन्फेक्शन जो प्लेस है वो जो फोल्डिंग पार्ट्स होंगे या फिर जो दरारें होंगी वहाँ पे ये होते हैं। अब हम उन प्लेसेस को देख लेते हैं कि कहाँ पर ये इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला जगह है फोल्ड बिटवीन द फिंगर एंड टो। तो जैसे कि ये जो फिंगर्स के बीच में जो फोल्डिंग है, जो आपके पैरों के फिंगर्स के बीच में फोल्डिंग है, अंगूठे में फोल्डिंग है, वहाँ पे ये पाए जाएंगे। इसके बाद है बेंड्स एट द विस्ट। तो विस्ट की जो बैंड्स होती हैं वहाँ पे ये पाए जाएंगे। इसके बाद है एरिया अराउंड द बेल्ट लाइन। तो जहाँ पे बेल्ट यूज़ की जाती है, बेल्ट लगाई जाती है, वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ से भी वो फोल्डिंग होती है ना, जब आदमी बैठता है उठता है तो वहाँ पे भी फोल्ड एक तरीके की टाइप ऑफ फोल्डिंग होती है, तो इसलिए वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। इसके अलावा बेंड एट नी। तो जो नीज़ में बेंड होता है, नीज़ मुड़ जाती है तो उस जगह पे भी आपके फोल्डिंग हो जाती है, तो वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। इनका इन्फेक्शन वहाँ पर भी हो सकता है। इसके अलावा अंडर रिंग वॉच बैंड, रिंग्स, जैसे यहाँ पे रिंग्स आप पहन रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जल्दी क्या होता है कि वहाँ पे इनको स्पेस मिल जाता है ग्रो करने के लिए, तो वहाँ पे ये पाए जाते हैं। इसके अलावा आपके वॉच बैंड्स, जहाँ पे घड़ी पहनी जाती है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। इसके अलावा जेनाइटल्स, तो जेनाइटल्स पार्ट्स में जहाँ पे फोल्डिंग है वहाँ पे ये पाए जाएंगे। तो इस तरीके से ये इन जगहों पे इनका इन्फेक्शन होता है। तो ये तो बात हो गई इनके प्लेसेस की कि कहाँ पे ये इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉजेज़ के बारे में कि इनकी कॉजेज़ क्या है, किस कारण से ये माइट्स बॉडी में आते हैं और ये इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला जो कॉज है वो है क्लोज फिजिकल कांटेक्ट, यानी कि अगर किसी पर्सन को इस माइट्स ने इन्फेक्ट कर दिया है और वो पर्सन किसी दूसरी पर्सन से क्लोजली कांटेक्ट में है, स्पेशली जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो साथ में खाते पीते, तो उनको उन पर्सन से ये इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके का इन्फेक्शन है, एक तरीके का ये माइट्स जो है वो जहाँ पे भी जितनी जगह पे वो ट्रांसफ़र होगा वो अपने इन्फेक्शन को जहाँ पर भी ये ट्रांसफ़र होगा उन अपने इन्फेक्शन को वहाँ पहुँचाएगा। तो इसलिए जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स होते हैं पर्सन के, इन्फेक्टेड पर्सन से जिनके क्लोज कॉन्टैक्ट होते हैं, वहाँ पर ये माइट्स चला जाता है और अपना इन्फेक्शन क्रिएट करता है। इसके अलावा शेयरिंग क्लॉथ्स एंड बेंडिंग, तो अगर आप किसी के साथ अपना क्लॉथ शेयर कर रहे हो, अपने कपड़े, किसी वो पर्सन जो जिसको ये इन्फेक्शन है, अगर वो अपने कपड़े को दूसरे पर्सन के साथ शेयर कर रहा है, क्योंकि अगर उस पर्सन की बॉडी में इन्फेक्शन है तो जाहिर सी बात है वो इन्फेक्शन में जो माइट्स हैं वो उसके कपड़े पर भी मिल सकते हैं। तो अगर वो कपड़ा किसी और ने पहना तो उसके अंदर भी इन्फेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा अगर बेड शेयरिंग, जैसे कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर उसने अपना बेड किसी और पर्सन के साथ शेयर किया तो उस केस में भी इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। तो ये जो इन्फेक्शन होता है, स्केबीज़ का ये जो इन्फेक्शन है, इसमें हम देखते हैं कि इसमें ये ट्रांसमिट कैसे होता है। अगर हम इस इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन देखेंगे तो इसमें क्या होता है, अगर इन्फेक्टेड पर्सन क्लोजली कांटेक्ट में आता है दूसरे पर्सन से तो ये इन्फेक्शन क्या होगा, ये माइट्स जो होंगे, जैसे कि ये इन्फेक्टेड पर्सन है, इसके बॉडी में माइट्स का इन्फेक्शन है और वो माइट्स कौन से हैं, वो माइट्स हैं आपके सर्कोप्टेज स्केबी। तो ये जो माइट्स है इसकी बॉडी में प्रेजेंट है और ये उसके फोल्डिंग के एरिया में प्रेजेंट है, यानी कि वो एरियाज जहाँ पे बॉडी फोल्ड होती है वहाँ पे, या फिर क्रैक्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट है। अब जब दूसरा पर्सन इनके कांटेक्ट में आएगा तो ये जो माइट्स होंगे वो दूसरे माइट्स पे ट्रांसफ़र होंगे और जब ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो ये माइट्स अब दूसरे माइट्स के पास आ गए। मतलब अब ये दूसरा पर्सन है जिसके पास कोई माइट्स नहीं था, लेकिन इनका दूसरे माइट्स जो दूसरा पर्सन था उनसे कांटेक्ट में आने के पास इनकी बॉडी में ये माइट्स आ चुके हैं। अब ये जो माइट्स होंगे जो उनकी बॉडी में एंटर किए हैं उसमें क्या होगा, जो फीमेल माइट्स होंगे, जो फीमेल
फर्टिलाइज्ड माइट्स होंगे वो क्या रिलीज़ करते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम रिलीज़ करते हैं, यानी कि प्रोटीन को लिसिस करने वाला एंजाइम ये रिलीज़ करेंगे। और जब ये रिलीज़ करेंगे एंजाइम तो इसी क्या करेंगे, बोरो थ्रू द स्ट्रेटम कॉर्नियम। अब ये जो स्किन हमने आपको ऊपर बताई है, जो स्किन है इसमें आपकी जो स्किन्स की लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, एपिडर्मिस, डर्मी, ये सारी स्किन्स होती है ना, स्किन्स की लेयर है। तो ये क्या करेगी, ये जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम होगा वो बोरो करेगा, वो क्या करेगा, खोदना स्टार्ट करेगा, किसको, स्ट्रेटम कॉर्नियम को। ये थ्रो स्ट्रेटम कॉर्नियम को ये खोदना, टनल बनाना स्टार्ट करेगा स्ट्रेटम कॉर्नियम से। उसके बाद ये क्या होगा, वहाँ पे ये अपने एग्स को रिलीज़ करेगा। ये जो फीमेल फर्टिलाइज्ड एग था वहाँ पे वो एग्स रिलीज़ हो जाएगी। एग्स में लार्वास होते हैं, तो वो जो लार्वा होंगे वो मैच्योर होंगे, और मैच्योर होने के बाद ये मोर बोरो करेंगे, यानी कि ये जो उन्होंने खोद के वो जो टनल बनाया हुआ है वो और टनल बनाना स्टार्ट करेंगे। और ये जब टनल और आगे बढ़ता जाएगा तो अब ये क्या करेंगे, ये और दूसरे जो टनल जब बनाएंगे दूसरे बॉडी पार्ट्स में फैलेंगे और वहाँ पे इचिंग प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरीके से ये जो डिज़ीज़ है इसमें जो ट्रांसमिशन होता है वो इस तरीके से होता है। वो टनल और बनाएंगे और अदर बॉडी पार्ट्स में फैलेंगे, और जहाँ जहाँ पर ये बॉडी पार्ट्स में फैलेंगे वहाँ पे ये इचिंग करेंगे, वहाँ पे रेडनेस, पिंपल, रैशेस जैसे छोटे छोटे दाने ये सब होना वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस डिज़ीज़ का ट्रांसमिशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिम्टम्स। तो सिम्टम्स क्या आते हैं, आप स्केबीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं, तो देखिए ये एक तरीके की इचिंग है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया, ये एक टाइप ऑफ इचिंग है जो स्किन में होती है। और वो इचिंग क्यों हो रही है, वो इचिंग हो रही है माइट्स के बॉडी में इन्फेक्शन होने की वजह से। जैसे कि ये आपकी स्किन है, ये आपकी स्किन का पार्ट है, और यहाँ पे ये माइट्स जो है यहाँ पे इसने अटैक किया, ठीक है, इस माइट्स ने यहाँ पे अटैक किया। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे अब ये टनल बनाना स्टार्ट करेगा। जैसे कि टनल जो आप अंडरग्राउंड टनल्स देखते हो, तो ये क्या करेगा, इस स्किन के अंदर पेनिट्रेट होने के बाद इस स्किन के अंदर अपना टनल बनाना स्टार्ट करेगा। आपको ऊपर से कुछ नहीं दिखेगा, आपको ऊपर से लगेगा कि स्किन के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन जो नीचे है ये नीचे यहाँ पे पूरा डैमेज करने लगेगा स्किन को, यहाँ पे होल बनाने लगेगा और यहाँ पे पेनिट्रेट करने लगेगा। और जब ये पेनिट्रेशन होता है तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे अपने आप को ग्रो करता है, अपने जो नंबर्स हैं उनको इंक्रीज़ करता है। और जब ये नंबर्स इंक्रीज़ होते हैं तो ये जो माइट्स हैं ये और भी बॉडी पार्ट्स में फैलने लगते हैं और जगह पे ये इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। तो हर वो जगह जहाँ पे भी ये इन्फेक्शन होगा वहाँ पे इचिंग होगी, क्योंकि सबसे पहले ही बताया कि स्केबीज़ का मतलब ये लैटिन वर्ड है स्क्रैच, यानी अ टाइप ऑफ इचिंग। तो अब इसका सिम्टम्स क्या क्या होगा, तो पहला सिम्टम्स होगा हमारा इचिंग, खुजली होगी। वर्स्ट एट नाइट, यानी वो ये जो इचिंग हो रही है वो नाइट्स के समय पे काफ़ी एग्रीगेट हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा खुजली होगी नाइट के समय पे। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा एरिथ्रोमेटस स्किन, यानी जो स्किन है वो रेड हो जाएगी। अब रेड क्यों हो रही है स्किन, जब स्किन में खुजली हो रही है, स्किन में इचिंग हो रही है, तो जब पर्सन उसको बार बार उसको इचिंग करेगा तो वहाँ की स्किन क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी। इसके अलावा पिंपल्स लाइक रैशेस, तो जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जब जिस एरिया में इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे ये बम्प बनाने लगते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे इस स्किन में ये दाने बनाने लगेंगे, और वो दाने ऊपर से दिख रहे हैं, नीचे इन्होंने टनल बनाया हुआ है। ऊपर ये दाने दिख रहे होंगे पर नीचे इन्होंने टनल बना के वो आगे की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो ऐसा होगा। इसके अलावा पिंपल लाइक रैशेस हो गया। फिर इसके अलावा टिनी ब्लिस्टर और बम्प्स ऑन द स्किन, तो ये जो स्किन होता है इसमें छोटे छोटे ब्लिस्टर्स जैसे छाले जैसे, और बम्प्स वही छोटे छोटे दाने स्किन पे अपीयर होने लगेंगे। ये हो गया इनका सिम्टम्स। अब बात कर लेते हैं डायग्नोसिस के बारे में। तो कैसे डायग्नोस किया जाएगा किसी भी स्केबीज़ के पेशेंट को, तो सबसे पहली चीज़ तो ये एक स्किन डिजीज़ है, तो इसको तो
फिज़िकल अपीयरेंस से ही ये डिज़ीज़ जो है एग्ज़ामिन किया जा सकता है। तो जो डॉक्टर जिस पर्सन को ये इन्फेक्शन होगा, जब वो डॉक्टर के पास विज़िट करेगा तो डॉक्टर पहले उसको फिज़िकली एग्ज़ामिन करेगा। फिज़िकली एग्ज़ामिन करके उसको पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें माइट्स ने जो है अटैक किया हुआ है और इसमें जो ये बम्स दिख रहे हैं, क्योंकि इसकी स्किन पे क्या है, इचिंग होगी, साथ ही साथ बम्स दिखेंगे, पिंपल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, रैशेस दिखेंगे। तो वो एक फिज़िकल एग्जामिनेशन से डॉक्टर इसको आइडेंटिफाई कर लेगा। इसके अलावा वो एक चीज़ और कर सकता है कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से उस एरिया को जूम इन करके देख सकता है कि क्या उस स्किन में माइट्स की कॉलोनी बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है। तो ये इस तरीके से फिज़िकली इस चीज़ को एग्ज़ामिन किया जाता है। तो जैसे कि ये स्किन है, जब एग्जामिनेशन किया जाएगा तो ये जो स्किन होगी इस पर ये छोटे छोटे रैशेस हो जाएंगे, जैसे कि हमने आपको सिम्टम्स में बता रखा है। तो छोटे छोटे रैशेस हो जाएंगे और यहाँ पे जैसे माइट्स जहाँ से पेनिट्रेट करेगा, वो माइट्स पेनिट्रेट कहाँ से कर रहा है कि जो फोल्डिंग्स हैं स्किन की, जो ये स्किन है इसकी जितने भी फोल्डिंग्स हैं, जहाँ पे स्किन मुड़ जाती है, जहाँ पे भी स्किन में दरारें आती हैं, इनको यहीं से एरिया मिलता है पेनिट्रेट करने का। तो यहाँ की स्किन को फिज़िकली डॉक्टर के द्वारा एग्जामिन किया जाएगा और पता लगा लिया जाएगा कि उस पर्सन को स्केबीज़ का इन्फेक्शन है या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं? तो इसको ट्रीटमेंट करने के लिए बेसिकली हम ऑइंटमेंट को, जेल्स को, लोशंस को यूज़ करते हैं, सोप को यूज़ करते हैं। तो अब हम एक एक करके उनके नाम देख लेते हैं जिनकी हेल्प से हम स्केबीज़ को ट्रीट करते हैं। जो हमारी पहली ड्रग है वो है परमेथ्रिन 5%, जिसे को हम एलिमिट्स बोलते हैं, इसको यूज़ करते हैं। ये जो ड्रग है परमेथ्रिन, ये जो ड्रग है ये काफ़ी सेफ़ होती है चिल्ड्रंस के लिए। अगर किसी चिल्ड्रंस को ये इन्फेक्शन हो गया है तो ये काफ़ी सेफ़ है। इसके अलावा ये प्रेग्नेंट वूमन में भी सेफ़ होती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट ड्रग है वो हमारी है क्रोटेमिटॉन लोशन एंड क्रीम 10%। तो जो हमारी नेक्स्ट ड्रग है वो है क्रोटेमिटॉन लोशंस एंड क्रीम। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारा 10% सल्फ़र ऑइंटमेंट, यानी वो जो ऑइंटमेंट जिसमें सल्फ़र कंटेनिंग ऑइंटमेंट्स होंगे वो यूज़ किए जाएंगे। इसके अलावा 1% लिंडेन लोशन। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एंटी पैरासिटिक एजेंट इवरमेक्टिन। तो इवरमेक्टिन एंटी पैरासिटिक एजेंट होता है, उसको भी हम इसके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से इन ड्रगों की हेल्प से हम स्केबीज़ के ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा नॉन फार्माकोलॉजिकली ट्रीटमेंट। तो देखिए नॉन फार्माकोलॉजी ट्रीटमेंट में आप ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी भी पर्सन को ये इन्फेक्शन हुआ है तो आप उसको एजुकेट कर सकते हो कि आप जो है साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, हाइजीन मेंटेन रखिए, आप अपनी शेयर मत करिए क्लॉथ को किसी दूसरे पर्सन से, आप अपनी बेडिंग शेयर मत करिए, हाइजीनिक प्रॉपर मेंटेन रखिए, क्लॉथ को रेगुलर वॉश करिए, गर्म पानी से वॉश करिए। इस तरीके की जो है चीज़ें हैं जो डॉक्टर्स जो होंगे वो पेशेंट को बोल सकते हैं कि उनको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको नॉन फार्माकोलॉजिकली ट्रीट कर सकते हैं। अब प्रिवेंशंस क्या हो सकती हैं? तो प्रिवेंशंस क्या है? वही है पर्सन को एजुकेट किया जाए जिससे कि जो दूसरा पर्सन है, जो दूसरा फैमिली मेम्बर है, वो इस इन्फेक्शन से बच जाए। इसके अलावा क्या है? अवेयरनेस फैलाना। जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको अवेयर किया जाए कि इनको इस तरीके की बीमारी है, तो आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए, उनके बेड को सेपरेट रखिए, उनके क्लॉथ को सेपरेट रखिए। इसके अलावा उनके जो प्रॉपर जो उनके क्लॉथ हैं, बेड है, इन सभी चीज़ों को प्रॉपरली टाइमली उनको वॉशिंग की जाए। इस तरीके से हम इस चीज़ को, इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं दूसरे पर्सन में होने से। ये तो बात होगी प्रिवेंशंस के बारे में। इस तरीके से स्केबीज़ डिजीज़ को हम ट्रीट करते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।